नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में नक्सलवाद के सिमटने की। खास तौर पर ऐसे समय में जब दुनिया भर में आप देखिए आतंकवाद के नए नए खतरे उभर रहे हैं। हमारे पास एक लेख है, नक्सलवाद का पतन, भारत में वैचारिक आतंकवाद का अंत। हम उसी के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे और हमारा मकसद है कि इन जानकारियों की तह तक जाएं, समझें कि आखिर क्यों भारत में एक समय का ये इतना ताकतवर वैचारिक आंदोलन अब अपने अंत के करीब दिख रहा है। देखिए, अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो 9/11 को लगभग 25 साल होने को आए, लेकिन आतंकवाद का खतरा तो मतलब कम नहीं हुआ है। इस्लामिक स्टेट, अल कायदा से जुड़े हमले, वो लोन वुल्फ अटैक, जी हाँ। और अब तो एआई या बायो हथियारों के इस्तेमाल की भी बातें हो रही हैं। काफी चिंताजनक है ये सब। बिल्कुल। लेकिन इसी पूरी तस्वीर के उलट भारत में देखिए स्थिति काफ़ी अलग है। खासतौर पर ये जो विचारधारा से प्रेरित हिंसा है, नक्सलवादी या माओवादी हिंसा जिसे कहते हैं, उसके आंकड़ों में तो लगातार गिरावट आ रही है, तेजी से। हाँ, ये फर्क तो साफ दिख रहा है। और अभी हाल में केंद्रीय गृह मंत्री ने भी तो कहा था कि नक्सलवाद शायद 2026 के मध्य तक खत्म हो जाए। जी। ये उस आंदोलन के लिए तो बहुत बड़ा मोड़ है, जिसने कभी युवाओं को, बुद्धिजीवियों को, यहाँ तक कि वंचित तबकों को भी अपनी तरफ खींचा था। जी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ था? ये आंदोलन, इसकी जड़ें कहाँ हैं? देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। एक नारा था, स्प्रिंग थंडर ओवर इंडिया। हाँ, सुना है। मतलब भारत में अचानक एक व्यापक क्रांति की उम्मीद। जी। ये चीन और वियतनाम की क्रांतियों से काफी प्रेरित था। जी। चारू मजूमदार जैसे नेता उभरे, और चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है जैसे नारे भी वो तो काफी चले थे उस समय। जी। तो शुरुआत में एक क्रांतिकारी जज्बा तो था इसमें। जी। मकसद था कि जो हाशिए पर पड़े लोग हैं, आदिवासी हैं, शहरी गरीब हैं, उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था बने। लेकिन फिर क्या हुआ? ये अपनी राह से कैसे भटका? हाँ, वो शुरुआती चमक जल्दी ही फीकी पड़ी और ये धीरे धीरे सिर्फ हिंसा का रास्ता बन गया। आंदोलन फिर कई छोटे छोटे गुटों में भी बढ़ गया। वो जो एक अखिल भारतीय चरित्र था वो खत्म सा हो गया। अच्छा। और ज्यादातर ये मध्य भारत के जो जंगली इलाके हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बस वहीं तक सिमट कर रह गया। और हाल के वर्षों में क्या हुआ है? आपने गिरावट की बात कही, क्या कुछ खास कार्रवाइयां हुई हैं? सुना है 2024 से कुछ तेजी आई है। हाँ बिल्कुल। गृह मंत्री के निर्देशन में नक्सली समूहों के खिलाफ एक, आप कह सकते हैं, लगातार और सघन अभियान चलाया गया और इसके नतीजे भी साफ दिख रहे हैं। बल्कि खुद सीपीआई माओवादी जो प्रतिबंधित संगठन है, उन्हीं के एक दस्तावेज में ये बात सामने आई है। अच्छा, क्या है उसमें? उनके दस्तावेज के मुताबिक पिछले एक साल में ही उनके 357 कैडर मारे गए। 357? काफी बड़ा आंकड़ा है ये तो। जी। और इनमें 1/3 से ज्यादा महिला कैडर थी। और हिंसा का जो मुख्य केंद्र रहा वो दंडकारण्य क्षेत्र रहा है, मतलब बस्तर, गढ़चिरौली और उड़ीसा, आंध्र के कुछ हिस्से। तो एक तो इलाका सिकुड़ गया है, ऊपर से 2018 में गणपति जैसे जो बड़े नेता थे, उनके हटने के बाद से अंदरूनी झगड़े भी बढ़े हैं, नेतृत्व का संकट भी है। इसने भी इसे काफी कमजोर किया है। कई बार जब ऐसे अभियानों की बात होती है तो लोग इसकी तुलना अमेरिका के वॉर ऑन टेरर से करने लगते हैं। जी। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? कोई समानता या अंतर? हाँ, स्रोत यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। देखिए, अमेरिका का जो अभियान था वो ज्यादातर उन जिहादी समूहों के खिलाफ था जिनका वैचारिक आधार, मतलब अमेरिका महान शैतान पर हमला करने से ज्यादा स्पष्ट नहीं था। जी। भारत में स्थिति अलग थी। नक्सली अक्सर गांव वालों के बीच ही रहते थे। उनकी पहचान स्थानीय लोगों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। इसलिए भारत में घातक बल प्रयोग पर हमेशा से एक तरह का ज्यादा संतुलन बनाने की कोशिश रही है, भले ही विरोधी ताकतें स्थापित व्यवस्था को हिंसा से ही उखाड़ना क्यों ना चाहती हों। तो स्रोत का मानना है कि दोनों की तुलना करना ठीक नहीं होगा। ये एक दिलचस्प नुक्ता है। अच्छा, एक और शब्द है जो काफी चर्चा में रहता है, अर्बन नक्सल। इस पर स्रोत का क्या कहना है? हाँ, ये एक अहम बिंदु है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है। लीख के मुताबिक ये जो अर्बन नक्सल शब्द है, इसका इस्तेमाल अक्सर मूल नक्सली आंदोलन की एक, कह सकते हैं, धुंधली तस्वीर पेश करता है। मतलब ये कि जो 1960 के दशक वाला मूल आंदोलन था, उसके अपने सिद्धांत थे, एक तय ढांचा था, एक दर्शन था, चाहे हम उसे कितना ही भटका हुआ क्यों ना समझें। आज जिन्हें अर्बन नक्सल कहा जाता है, स्रोत उन्हें ज्यादातर बुद्धिजीवियों का एक ढीला ढावा समूह मानता है। अच्छा। जो सरकार की अलग अलग नीतियों का विरोध करते हैं, पर उनका मूल नक्सलियों से सीधा जुड़ाव वो बहुत कम है या ना के बराबर है। तो स्रोत एक तरह से चेतावनी दे रहा है। जी हाँ, कि इस तरह गलत खांचे में डालने के अनचाहे नतीजे हो सकते हैं। इसलिए इन चीजों को सही ढंग से समझना जरूरी है।
फर्क करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे दुनिया भर में आतंकवाद के अलग-अलग खतरे बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं भारत में ये दशकों पुराना नक्सलवादी आंदोलन अब ढलान पर है। बिल्कुल। क्रांतिकारी आदर्शों से शुरू होकर ये हिंसा और बिखराव का शिकार हुआ। और हाल के सुरक्षा अभियानों और अंदरूनी कमजोरियों ने, जैसा आपने बताया, इसकी कमर तोड़ दी है। जी। और हमने ये भी समझा कि स्रोत के मुताबिक अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल कैसे मूल आंदोलन से अलग है और क्यों ये फर्क समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में वैचारिक आतंकवाद वाकई खत्म होने वाला है पूरी तरह से? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर विचारधारा से प्रेरित एक तरह का हिंसक विरोध खत्म हो रहा है, तो क्या वो गहरे सामाजिक असंतोष या व्यवस्था से जुड़े मुद्दे जिन्हें ये आंदोलन कभी उठाने का दावा करता था, क्या वो मुद्दे भविष्य में कोई नया, शायद अलग रूप ले सकते हैं, जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत होगी? ये सवाल यकीनन सोचने पर मजबूर करता है।